Hello friends, as we know, we are doing B.Ed second year book number 1, that is knowledge and curriculum, and we have completed our first unit. Okay, so I am giving the brief view of our first unit, knowledge and curriculum. This is all we have done. Okay, yes, okay, let's start with unit 2. और इसमें हम बेसिकली नॉलेज और उसके रिलेशनशिप के बारे में पढ़ेंगे कि कल्चर नॉलेज का क्या रिलेशनशिप रहा है, ठीक है। फ़िलासफ़ीज़ के बारे में पढ़ेंगे और एपिस्टेमोलॉजी वेस्टर्न फ़िलासफ़ीज़ के बारे में पढ़ेंगे। इंडियन और वेस्टर्न दोनों हम इस चीज़ में पढ़ेंगे कि आइडियलिज्म के अकॉर्डिंग नॉलेज क्या है, नेचुरलिज्म के अकॉर्डिंग नॉलेज क्या है, ये सारी हम पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, फर्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट होता है आपका वो है डिफरेंट फैसेट्स ऑफ नॉलेज एंड रिलेशनशिप। सी फैसेट is kind of little phase. Okay, so little phase in the sense of we can say a little form or which is the basic of knowledge. So facets according to Taylor, facet is what clearly defined mutually exclusive aspects of a class or specific subject is facet. Okay, और हार्टर ने ही facet को क्या बोला है, group of concepts is facet. Let's start. इसमें है डिफ्रेंसिएशन स्टार्ट हो जाता है फिर कि लोकल लैंग्वेज एंड यूनिवर्सिटी लैंग्वेज में क्या डिफरेंस है। सी दिस इज इन सिलेबस, लोकल एंड यूनिवर्सिटी। ओके, तो लोकल है, लोकल लैंग्वेज जो बेसिकली है वो हर एक कल्चर में यूनिक होती है। आप लोग रिलेट कर सकते हैं, लोकल लैंग्वेज हर एक कल्चर में यूनिक होती है। लोकल लैंग्वेज में अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि आपको अपनी कम्युनिटी की अवेयरनेस है तभी आप उसके बारे में जान सकते हैं, ठीक है। अवेयरनेस इज़ मस्ट, मे और मे नॉट बी लॉजिकल। बिल्कुल सही बात है, जो लोकल नॉलेज होती है वो ज़रूरी नहीं है कि बहुत ही रीजनिंग और बहुत ही फैक्ट के साथ आपके सामने रखी गई हो, ठीक है। रिलेटेड टू एज, जेंडर एंड ऑक्यूपेशन, जैसे आप अब छोटे हो तो छोटे बच्चे अपने हिसाब से नॉलेज गेन करेंगे, ठीक है। फीमेल है वो अपने आसपास अपने राइट्स के बारे में नॉलेज गेन करेंगी। ऑक्यूपेशन है, कोई डॉक्टर है तो डॉक्टर को उसकी नॉलेज है, ना कि वो एक लॉयर के हिसाब से बात कर सकता है। तो क्या है, हर एक फील्ड में हर एक बंदा एक्सपर्ट होता है। ये लोकल लैंग्वेज है, अपने लोकल चीज़ों में वो एक्सपर्ट है। चेंजेस ओवर टाइम, जैसे जनरेशन गैप आता है वैसे आप लोगों की नॉलेज लेवल भी मॉडिफाई करती है, ठीक है। या तो अच्छी होती है नॉलेज या बुरी होती है, तो ये चेंजेस होते रहते हैं नॉलेज में। यूटिलिटेरियन मतलब कि क्या ये यूज़फुल है सबके लिए, सो नहीं, ठीक है। ये लोकल की बात है तो ये सिर्फ लोकल लेवल पे ही यूज़फुल है और वो भी ओपिनियन बेस्ड है, ठीक है। आप लोगों के अवेयरनेस लेवल पे डिपेंड करता है। अवेयरनेस ज़्यादा है तो आप लोगों को उस टॉपिक पे ज़्यादा नॉलेज है और आप उसी हिसाब से उसकी यूटिलिटी इंश्योर कर सकते हैं, और वाइसा वर्सा हो सकता है। यूनिवर्सिटी या यूनिवर्सल वही अफेक्ट्स ऑल, जैसे लोकल था सिर्फ आपको ही अफेक्ट करेगा, यूनिवर्सल लैंग्वेज या यूनिवर्सल नॉलेज सबको अफेक्ट करते हैं, ठीक है। इसमें अवेयरनेस की ज़रूरत नहीं होती। यूनिवर्सल है मतलब है, जैसे सन राइजेस इन द ईस्ट, ये है सबको पता है, ठीक है। सो अवेयरनेस की ज़रूरत नहीं है, सबको है, फैक्ट इज़ फैक्ट। ऑलवेज लॉजिकल, सीधी सी बात है, यूनिवर्सल है तो एक फैक्ट के साथ वो यूनिवर्सल बनी है जिसको हम डिनाई नहीं कर सकते। तो ऑलवेज लॉजिकल, कौन सी नॉलेज, यूनिवर्सल नॉलेज, ठीक है। नॉट रिलेटेड टू सच थिंग्स, सच थिंग्स मतलब कि एज, जेंडर, ऑक्यूपेशन, इन पर डिपेंड नहीं करती यूनिवर्सल लैंग्वेज और नॉलेज। स्टैटिक इन नेचर, सीधी सी बात है, यूनिवर्सल जो चीज़ें होती हैं वो स्टैटिक होती हैं, ठीक है। अब सन राइज इन द ईस्ट ये स्टैटिक है, ओके। रोटेशन ऑफ अर्थ स्टैटिक है, तो ये क्या है, स्टैटिक इन नेचर। जबकि लोकल लैंग्वेज क्या है, आप अगर एक कम्युनिटी से दूसरी कम्युनिटी में जाएंगे तो आपकी नॉलेज लेवल भी चेंज हो जाएगी, लेकिन यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सल नॉलेज में ऐसा कुछ नहीं होता। यूटिलिटेरियन फिलोसफी को मेंटेन करता है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यूनिवर्सल है ना, सबके लिए हेल्पफुल होगा, सब इसे यूटिलाइज करेंगे अपने आप को, तो ये यूटिलिटी बेस्ड है। तो क्रक्स बता दिया मैंने। अगर क्वेश्चन आसपास भी आ जाए, जैसे पूछ ले क्वेश्चन कि विच ऑफ द लैंग्वेजेस चेंजेस ओवर टाइम, और ऑप्शन में दे दे लोकल है, यूनिवर्सिटी है, बोथ है या नन ऑफ द अबव है, तो यू शुड इंश्योर कि आंसर वुड बी लोकल लैंग्वेज, ठीक है, जो चेंजेस ओवर टाइम होती है। उसके बाद है दूसरा, कंक्रीट और एब्सोल्यूट में डिफरेंस पूछा गया है। ओके, कंक्रीट एक तरह का मिक्सचर होता है, ठीक है। कंक्रीट वर्ड निकल के आ रहा है कंक्रीटस, विच इज़ मीन मिक्सचर एंड फ्यूजन, ठीक है। तो मार्क्स ने क्या बोला है, द यूनिटी ऑफ डाइवर्स आस्पेक्ट इज कंक्रीट, ठीक है। कंक्रीट नॉलेज को मार्क्स ने बोला है यूनिटी ऑफ डाइवर्स आस्पेक्ट। डाइवर्स आस्पेक्ट मतलब मिक्सचर ऑफ डिफरेंट ओपिनियन, ठीक है।
कंक्रीट में और क्या होता है कि आप लोगों का एक्सप्रेस कन्वर्सल फॉर्म ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नेचर सोसाइटी थिंकिंग, ठीक है। कंक्रीट चीज़ें हैं, मिक्सिंग है, मिक्सचर इसमें क्रिएट हो रहा है, तो आप लोगों का नेचर सोसाइटी थिंकिंग सबका मिक्सअप इसमें मिलेगा। सेंस ऑर्गन्स का यूज़ होता है, बिल्कुल सही बात है। आप मिक्सिंग मिक्सिंग जो देखते हैं या जो भी चीज़ें आप देखते हैं कि फ्यूजन हो रहा है, वो क्या है आप विजुअलाइज करते हैं, तो सेंस ऑर्गन्स का इसमें यूज़ होता है। एब्सोल्यूट क्या है, नाम से ही पता चल रहा है, जो 100% ट्रू होगी या 100% फॉल्स होगी, ठीक है। एब्सोल्यूट इन नेचर, जिसको वी कांट इवन जिसमें हमें कुछ फॉल्ट नज़र आता ही नहीं है, हाँ हमें लगता है या शी इज़ परफेक्ट ना, शी इज़ एब्सोल्यूट गर्ल काइंड ऑफ वे, बिल्कुल परफेक्शन जिसमें होती है, प्रोफिशिएंसी जिसमें होती है, ठीक है, वो आपका एब्सोल्यूट में आता है। नेक्स्ट डिफरेंस की बात हो रही है, देखिए यही चीज़ें ना बुक में बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स करके लिखी हुई है, बहुत ही ज़्यादा डीप में बहुत ज़्यादा लेंथी भी बनाया हुआ है, लेकिन अभी क्या है हमारा बिकॉज ऑफ टाइम कंस्ट्रेंट्स हमें बेसिक पता होना चाहिए ताकि हम एग्ज़ाम में टैकल कर सकें क्वेश्चंस को। नेक्स्ट है, एक थ्योरेटिकल नॉलेज है, एक प्रैक्टिकल नॉलेज है, ये सारी चीज़ें बहुत ओपन एंडेड होती है ना, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि बीएड के सारे बुक्स आप लोगों के नॉलेज और कॉग्निटिव को एक रन करने का काम करती है, जो आप लोग ईजिली अगर समझ गए ना इस बुक में है क्या, क्रक्स समझ गए, तो आई एम श्योर कि कोई भी क्वेश्चन जाएगा नहीं आपसे, ठीक है। थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज पे आ जाते हैं। थ्योरेटिकल भाई जिसमें एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होती है, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ में एक्सप्लेनेशन देनी हो, ठीक है, नॉट फॉर ऑल मैंने ब्रैकेट में लिखा है, तो एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है, लेकिन सभी चीज़ों के लिए एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। फिर है फैक्चुअल नॉलेज, सीधी सी बात है, थ्योरेटिकल नॉलेज है तो वो फैक्चुअल नॉलेज होगी, है ना। नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल्स एंड आइडियाज़, थ्योरेटिकल नॉलेज को हम कहते हैं नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल्स एंड आइडियाज़, ठीक है। हमारी सोच और हमारे सिद्धांत का जो नॉलेज है वो थ्योरेटिकल बेस्ड है। प्रैक्टिकल नॉलेज जो यूज़फुल होता है हमारे जनरल पर्पसेस में, है ना। प्रैक्टिकल है तो ऑब्वियसली बात है कि जो भी आप लोग जनरल अपने काम काज करते हैं उसमें वो यूज़फुल होना चाहिए। एक्सपीरियंस बेस्ड है, आप प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको एक्सपीरियंस गेन होगा और वो नॉलेज आप लोगों की ज़्यादा लॉन्ग टर्म तक सस्टेन रहती है माइंड में। प्रैक्टिसेस पे बेस्ड होती है, सीधी सी बात है। एप्लीकेशन ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, जो भी हमने थ्योरेटिकल नॉलेज गेन की है ना, उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ही प्रैक्टिकल नॉलेज कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल साइंस एंड टेक्नोलॉजी है क्या, तो साइंस क्या है आप लोगों का थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है, ठीक है, और टेक्नोलॉजी क्या है साइंस का एक एक्टिव रोल है, मतलब अगर साइंस को यूटिलाइज करते हैं, ठीक है, उसका अप्लाई करते हैं तो हम उसे टेक्नोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मतलब थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। नेक्स्ट है आप लोगों का कॉन्टेक्चुअल एंड टेक्सचुअल, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट नाम से ही पता चल रहा है, कॉन्टेक्स्ट होता है जो आप लोगों का इंफॉर्मेशन बेस्ड होता है, कॉन्टेक्स्ट बेस्ड होता है, ठीक है। तो इस पर लिखा है व्हेन टीचर्स आर एबल टू प्रेजेंट इंफॉर्मेशन इन अ वे दैट स्टूडेंट्स आर एबल टू कंस्ट्रक्ट मीनिंग बेस्ड ऑन देयर ओन एक्सपीरियंसेस, ठीक है। इसमें थोड़ा स्कीमा का भी आ जाता है कि आपको प्रीवियस नॉलेज क्या होनी चाहिए, जो है आप इनहेरेंट है, मतलब इनहेरेंट इन द सेंस आपको वो नॉलेज है, ठीक है। उसके बाद टीचर एज अ हेल्पिंग हैंड आपको वो कुछ एक्स्ट्रा आइडियाज़ देता है और फिर आप दोनों को मिक्स करके एक नई नॉलेज का इजाद करते हैं, दैट इज़ कॉन्टेक्चुअल, ठीक है, फॉर इंफॉर्मेशन बेस्ड। सेल्फ रेगुलेटेड लर्नर्स, बिल्कुल सही बात है, आप अपनी आइडियाज़ को उसमें इनपुट डाल रहे हैं ना, तो आप अपने आप को रेगुलेट कर रहे हैं। टेक्सचुअल पे आ जाते हैं। टेक्सचुअल बेसिकली रीडिंग से रिलेटेड होता है, टेक्स्ट, ठीक है, टेक्स्ट रीडिंग कॉन्टेक्स्ट इंफॉर्मेशन, गॉट इट। तो टेक्सचुअल मतलब कि जो भी नॉलेज आप रीडिंग से गेन करते हैं, इसमें इंटरप्रिटेशन का रोल आता है, क्योंकि रीडिंग करेंगे तो ऑब्वियसली बात है आप इंटरप्रेट करेंगे कि भाई वो लाइन कहना क्या चाह रही है, ठीक है। नॉलेज स्ट्रक्चर, आपका जो नॉलेज है उसको स्ट्रक्चर करने में हेल्प करते हैं टेक्सचुअल नॉलेज, एंड अरेंज देयर आइडियाज़। रीडिंग करने से क्या होता है आप लोगों को एक व्यू पॉइंट समझ आता है कि अरेंजमेंट कैसे हो रहा है सेंटेंसेस का, ठीक है। तो अरेंज देयर आइडियाज़ वो टेक्सचुअल नॉलेज से निकल कर आती है। ओके, नेक्स्ट है स्कूल एंड आउट ऑफ स्कूल नॉलेज क्या होती है। देखिए स्कूल क्या है, फॉर्मल एजेंसी ऑफ एजुकेशन, है ना। स्कूल की डेफिनेशन आ जाती है, सिंपल है। पर्सनैलिटी ऑफ अ चाइल्ड इन्हांस इन स्कूल, आप लोग स्कूल में यूनिफॉर्म के साथ जाते हैं, प्रॉपर हेयर कट और ड्रेसिंग सेंस, ये सब तो एक पर्सनैलिटी को इन्हांस करता है कौन, स्कूल। डेवे ने बोला था स्कूल को कि स्कूल क्या है, लाइफ इन इटसेल्फ, ठीक है, स्कूल खुद में ही एक जीवन है, लाइफ इन इटसेल्फ। इसके फंक्शंस देख लो, स्कूल के फंक्शंस क्या है, सोशलिस्ट बनाती है आप लोगों को, ठीक है, आप लोगों के बिहेवियर में मॉडिफिकेशंस लाती है,
टीचिंग स्टाइल बताती है और मोरल डेवलपमेंट करती है, बहुत सारी चीज़ें करती है ना। स्कूल में जितना भी आप लोगों को पता है वो सारी चीज़ें स्कूल करती है। आउट ऑफ स्कूल बेसिकली यहाँ पे बात हो रही है सोसाइटी की, है ना। अब स्कूल से बाहर आते ही हम सोसाइटी में एंट्री कर लेते हैं, सोसाइटी की बात हो रही है, ठीक है। गिज़बर्ड ने सोसाइटी को बोला है कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप, ठीक है। गिज़बर्ड ने कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप किसको बोला है? सोसाइटी को बोला है। अब सोसाइटी की फंक्शंस क्या है, हमने आई थिंक फर्स्ट ईयर में भी सब किए थे। क्या है? इस्टेब्लिश स्कूल, ठीक है। स्कूल की स्टैंडर्ड को मेंटेन करना, बच्चों को अपने कल्चर के बारे में बताना, ताकि वो क्लास में जाके एक अपने कल्चरल को एक इम्प्रोवाइजेशन रोल में देख सकें। तो ये स्कूल फॉर्मल और आउट ऑफ स्कूल बेसिकली सोसाइटी की बात हो रही है। चलिए नेक्स्ट है आप लोगों का कल्चर एंड नॉलेज। देखिए सारी चीज़ें मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग ही करा रही हूँ, एक एक टॉपिक कवर किया है। एज आई यूज टू से कि बेसिक एजेंडा क्या है कि बस फिलॉसफी समझ आए कहना क्या चाह रहा है। रोल ऑफ कल्चर इन नोइंग, ठीक है, मतलब कि नॉलेज को जानने के लिए कल्चर का क्या रोल है। देखिए कल्चर क्या है, कल्चर ना वर्ड निकल के आया है कल्चरा से, कल्चरा, ठीक है, और जिसका मतलब होता है कल्टिवेट, टू कल्टिवेट। ओटावेज ने बोला है द कल्चर ऑफ सोसाइटी मीन्स द टोटल वे ऑफ लाइफ ऑफ अ सोसाइटी, ठीक है। द कल्चर ऑफ सोसाइटी मीन्स द टोटल वे ऑफ लाइफ ऑफ अ सोसाइटी, मतलब कल्चर को उसने टोटल वे ऑफ लाइफ बोला है, जीवन जीने का जो एक तरीका है उसको ओटावेज ने क्या बोला है? कल्चर बोला है, ठीक है। देखिए ठीक है, ये डायग्राम समझ आ रहा होगा कि एक इंडिविजुअल में दोनों चीज़ें होती हैं कि भाई वो थोड़ा मेंटली भी स्टेबल होता है और उसमें इंटेलेक्चुअल चीज़ें भी होती हैं, और सोशल लाइफ में ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। तो ये छोटा सा डायग्राम था। टाइप्स देख लीजिए, एक मटेरियल होता है, एक नॉन मटेरियल होता है। मटेरियल मतलब कि जहाँ पे आप लोग फिजिकल वेलफेयर के बारे में बात होती है कि आप लोगों के पास रोटी, कपड़ा, मकान, गैजेट्स ये सब हैं, ठीक है, फिजिकल वेलफेयर मटेरियल। ओके, नॉन मटेरियल जहाँ पे जिसको आप सेंसेस के थ्रू नहीं देख सकते, ये बेसिकली आपका आता है आइडियाज़, एटीट्यूड, वैल्यूज़, कस्टम्स, ठीक है, ट्रेडिशंस, इन सब से आता है, वो है नॉन मटेरियल। तो मटेरियल और नॉन मटेरियल याद रखना। उसके बाद है बहुत ही बेसिक है सारी चीज़ें कि कल्चर का नॉलेज पे क्या इम्पैक्ट होता है। तो देखिए कल्चर का नॉलेज पे क्या इम्पैक्ट है, आप लोगों का जो एजुकेशन का एम है वो डिफाइन होता है। अगर बाई चांस उस कल्चर में ऐसा है कुछ, किसी उस कल्चर में पर्टिकुलर चीज़ को बहुत ही इंपॉर्टेंस दी जाती है, तो ऑब्वियसली बात है वही चीज़ आपके स्कूल में भी बहुत ही वैल्यूएबल कंसिडर होगी, क्योंकि कल्चर में वो बहुत वैल्यूएबल है, ठीक है। तो एजुकेशन का क्या एम होना चाहिए, वो एक सोसाइटी का कल्चर बताता है ना। डिसिप्लिन इन्हांस करता है, ठीक है, स्कूल में, और मेथड्स ऑफ टीचिंग को भी बताता है। कल्चर में फॉर एग्जांपल वहाँ पे सारे कुछ एक पर्टिकुलर लैंग्वेज बोलते हैं, डायलेक्ट बोलते हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि वहाँ पे स्कूल में भी उसी लैंग्वेज और डायलेक्ट से बच्चों को पढ़ाया जाएगा ताकि नॉलेज ईजिली बच्चे तक पहुँच सके। दूसरा है नॉलेज का कल्चर पे क्या इम्पैक्ट होता है, ठीक है। तो देखिए क्या क्या होता है, हेल्पिंग द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। नॉलेज अच्छी हुई तो क्या होगा, बच्चा अच्छी चीज़ सीखेगा और घर जाके उसको अपने कल्चर में इम्बाइब करेगा, तो क्या है, उसकी पर्सनैलिटी इन्हांस हो रही है। ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर, सीधी सी बात है, अच्छी चीज़ें सीखेंगे कल्चर में, वो उस चीज़ को मॉडिफाई करेगा तो कल्चर का ट्रांसमिशन हो रहा है ना, कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस आ रहे हैं कल्चर में जो कि रनिंग जनरेशन और फोर्थ कमिंग जनरेशन के लिए बेनिफिट है। डेवलपमेंट ऑफ कल्चर, रिमूविंग कल्चरल पॉल्यूटेड एलिमेंट्स, मतलब कि बच्चा क्लास में जा रहा है और उसने पढ़ा है कि सती प्रथा इज़ नॉट गुड, तो ऑब्वियसली बात है कि उसमें इतनी अवेयरनेस तो होगी कि उसके घर में अगर कुछ हो रहा होगा सती प्रथा से रिलेटेड तो वो उसको उसके अगेंस्ट खड़ा हो जाएगा। तो क्या है, जो भी पॉल्यूटेड एलिमेंट्स हैं जैसे पर्दा प्रथा, सती प्रथा, चाइल्ड मैरिज, ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या हैं, उसको कट डाउन करता है कौन, नॉलेज। तो ये है कल्चर का नॉलेज पे इम्पैक्ट, ठीक है, और ये है आप लोगों का नॉलेज का कल्चर पे इम्पैक्ट। चलिए, वेज ऑफ नॉलेज रेंडर्ड इनटू एक्शन। अब हम जो अपनी एक्शन में नॉलेज को यूज़ करते हैं वो किस किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो पहला तरीका है आप लोगों का SMS, मतलब कि सोशल, मोरल एंड स्पिरिचुअल। सोशल वे में हम नॉलेज को एक्शन में यूज़ करते हैं, मोरालिटी बेस पे करते हैं और स्पिरिचुअल बेस पे करते हैं ना, ये सारी चीज़ें हमने ऊपर पढ़ी भी हैं। उसके बाद है आप लोगों का सोशल एंड नेशनल इंटीग्रेशन। अगर इधर से या दूसरे गांव से लोग आते हैं या फिर किसी फॉरेन कंट्री से कोई आता है तो क्या है, नॉलेज का एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ होते हैं, जिससे क्या होता है कि हम लोग
नॉलेज को एक्शन में कन्वर्ट करने में एबल हो जाते हैं, ठीक है। ऑल राउंड डेवलपमेंट, जो हमारी नॉलेज है वो क्या हेल्प करती है, ऑल राउंड डेवलपमेंट में हेल्प करती है। और अगर ऐसा होता है तो हम लोग नॉलेज को एक सही डायरेक्शन में एक्ट कर सकते हैं। मैन पावर को इंक्रीज करती है, ठीक है। नेशनल एंड इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग को इन्हांस करती है। डिग्निटी को इन्हांस करती है। डिग्निटी अगर पता है आप सबको कि अगर हम कैसे कहते हैं कि तूने हमारी डिग्निटी हर्ट कर दी, क्यों? क्योंकि हमें नॉलेज है। यू कांट से एनीथिंग विच इज़ अगेंस्ट माई डिग्निटी, है ना। तो डिग्निटी को इन्हांस करने में क्या है, नॉलेज का बहुत बड़ा रोल होता है। फेथ एंड फ्रीडम, ओके डन। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं हम। नॉलेज को लेकर कैसे कैसे प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ रही हैं। देखिए बहुत ही बेसिक नॉलेज है कि हमें लैंग्वेज की डेफिनेशन अच्छे से नहीं पता। कोई कहता है कि इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज। अब जो बच्चा अपनी मदर टंग में बात करता है तो क्या मतलब उसको नॉलेज नहीं है ना। तो क्या है, लैंग्वेज की डेफिनेशन ही नहीं है, यूनिवर्सल डेफिनेशन ही, कोई एक्सेप्टेड डेफिनेशन ही नहीं है। सिंप्लिसिटी वर्सेस मॉडर्नाइजेशन। कुछ लोग अपनी नॉलेज को बिल्कुल ही अपनी कल्चर से बिल्कुल बांध के रखते हैं कि नहीं मुझे मॉडिफिकेशन चाहिए ही नहीं, ऑर्थोडॉक्स ही रहते हैं, ठीक है। और कुछ है मॉडर्न है कि भी टाइम के साथ सबको बदलना चाहिए, इस सोच के लोग हैं। तो क्या है, नॉलेज में ये एक बहुत बड़ा गैप क्रिएट कर देता है। फिर उसके बाद है फिलोसफी वर्सेस साइंटिफिक टेम्परामेंट, है ना। साइंटिफिक टेम्परामेंट तो हमारा फंडामेंटल ड्यूटी भी है कि हम लोगों को साइंटिफिक टेम्परामेंट मेंटेन करना चाहिए। तो कुछ लोग स्पिरिचुअल बातें बहुत करते हैं कि भाई ये सारी चीज़ें हैं, आत्मा, सोल, नहीं है ये सारी चीज़ें, साल्वेशन। और कुछ लोग साइंटिफिक चीज़ों को बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं कि भाई हम इन सब चीज़ों को नहीं मानते, साइंस ये कहता है। तो क्या है, बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट देखने को मिल जाता है नॉलेज में। कुछ लोगों की नॉलेज बहुत ही स्पिरिचुअल बेस्ड होती है, ठीक है, और कुछ लोगों की नॉलेज बहुत ही साइंटिफिक बेस्ड होती है। नॉन वायलेंस वर्सेस वायलेंस, फॉर एग्जांपल जैसे आज के टाइम पे क्या है, टॉलरेंट लेवल तो बहुत ही कम हो गया है, तो वायलेंस उभर उभर का आता है। और पहले टाइम पे क्या था, फॉर एग्जांपल गांधी जी का ही देख लीजिए, वो अहिंसा, है ना, नॉन वायलेंस, सत्याग्रह, इन सबको फॉलो करते थे। तो उस वक्त की नॉलेज और आज के नॉलेज में डिफरेंसेस हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या बता रहा है कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं नॉलेज को लेकर, जो हमने ये चार यहाँ पे देख ली। ओके, एपिस्टेमोलॉजी ऑफ इंडियन फिलोसफी। अब इंडियन फिलोसफी एंड वेस्टर्न फिलोसफी पे आ जाते हैं हम लोग। एपिस्टेमोलॉजी ऑफ इंडियन फिलोसफी। एपिस्टेमोलॉजी का बेसिक मतलब होता है कि थ्योरी ऑफ नॉलेज, ठीक है। तो इंडियन फिलोसफी के अकॉर्डिंग थ्योरी ऑफ नॉलेज क्या है, वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। देखिए पहले देखिए फिलोसफी क्या है। फिलोसफी होता है लव ऑफ विजडम, ठीक है। आपको सोचने की आज़ादी, आपको कुछ भी अपने तरफ से आइडियाज़ जनरेट करने की आज़ादी। तो लव ऑफ विजडम इज़ फिलोसफी। और फिलोसफी दो वर्ड से बना है, फिलियो एंड सोफिया, ठीक है। तो फिलियो मतलब लव एंड सोफिया मतलब विजडम। तो फिलोसफी इन सबसे मिलकर बना है लव ऑफ विजडम। ओके, राधा कृष्णन सर ने फिलोसफी को क्या बोला है, फिलोसफी इज अ लॉजिकल इंक्वायरी इनटू द नेचर ऑफ रियलिटी। ओके, लॉजिकल इंक्वायरी इनटू द नेचर ऑफ रियलिटी, ये राधा कृष्णन ने फिलोसफी को लेकर डेफिनेशन दी है। फिशे ने वहीं पे बोला है फिलोसफी क्या है, साइंस ऑफ नॉलेज, ठीक है, साइंस ऑफ नॉलेज। चलिए स्कोप की बात कर लेते हैं। देर आर बेसिकली थ्री काइंड्स ऑफ स्कोप इन फिलोसफी। वन इज मेटाफिजिक्स विच टेल्स अबाउट नेचर ऑफ रियलिटी, ठीक है, रियलिटी एग्जिस्ट करती है या नहीं, ये सारी चीज़ें आप मेटाफिजिक्स में पढ़ेंगे। मेटा मतलब होता है बियॉन्ड, ओके। तो मेटाफिजिक्स नेचर ऑफ रियलिटी की क्या एट्रीब्यूट्स है रियलिटी के या नहीं है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। एपिस्टेमोलॉजी जैसे मैंने बताया थ्योरी ऑफ नॉलेज के बारे में बताता है। एक्सियोलॉजी थ्योरी ऑफ वैल्यूज़ के बारे में बताता है, ठीक है। तो ये एमसीक्यू में बन सकता है, एक्सियोलॉजी, और नीचे ऑप्शंस दे देंगे थ्योरी ऑफ वैल्यूज़, थ्योरी ऑफ नॉलेज और थ्योरी ऑफ रियलिटी। तो एक्सियोलॉजी इज थ्योरी ऑफ वैल्यूज़। चलिए आगे है रिलेशनशिप देखेंगे एजुकेशन और फिलोसफी का, ठीक है। तो देखिए जॉन एडम ने बोला है एजुकेशन इज़ द डायनामिक साइड ऑफ अ फिलोसफी। एजुकेशन और फिलोसफी में हम रिलेशनशिप देख रहे हैं, तो जॉन एडम सर का कोट याद रखना, एजुकेशन इज़ द डायनामिक साइड ऑफ फिलोसफी।
philosophy deals with the ends. Okay, philosophy deals with the ends, but education is the means to achieve those ends. बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप है कि फिलोसफी हमारे मुकाम के बारे में बताता है, लेकिन उस मुकाम तक कैसे पहुंचा जाए ये हमें एजुकेशन बताता है. ठीक है, तो फिलोसफी एंड्स और एजुकेशन मीन्स. फिलोसफी और एजुकेशन का रिलेशनशिप कैसे है, जैसे टू साइड्स ऑफ अ सेम कॉइन. ठीक है, दोनों एक साथ रहेंगे और हमेशा मतलब उनको हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं. एजुकेशन टीचेस व्हाट फिलोसफी बिलीव्स. जो फिलोसफी बिलीव करती है ना वो हमें कौन बताता है, एजुकेशन बताता है. ठीक है, जो हमारे ग्रेट फिलोसोफर्स रहे ना वो ग्रेट एजुकेशनिस्ट भी रहे हैं. गांधी जी देख लीजिए, टैगोर सर, प्लेटो, ठीक है, एरिस्टोटल, इन सब के देख लीजिए. ये फिलोसोफर तो है ही लेकिन ग्रेट एजुकेशनिस्ट भी रहे हैं. सांख्य फिलोसफी के बारे में देखते हैं. वेदांता और सांख्य आपके बुक में ये दो ही इंडियन फिलोसफी को लेकर. तो सांख्य फिलोसफी किन्होंने दी है, कपिल, जो हमारे संत हैं कपिल, उन्होंने दी है. सांख्य का मतलब क्या है, बेसिकली राइट नॉलेज. ठीक है, राइट नॉलेज. ओके, और ये क्या है, सांख्य राइट नॉलेज के बारे में बात करता है. तो सीधी सी बात है, ये गॉड जो चीज़ें उन्हें विजिबल नहीं है, ठीक है, उनको वो नहीं मानते, तो वो एक्सिस्टेंस ऑफ गॉड को नहीं मानते, इसलिए वो क्या है, नास्तिक है. सांख्य सर नास्तिक है, सांख्य फिलोसफी नास्तिक है, क्योंकि उन्हें एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पे बिलीव नहीं है, क्योंकि वो राइट नॉलेज को कंसिडर करते हैं. ठीक है, उनके अकॉर्डिंग पुरुष एंड प्रकृति, पुरुष आप लोगों की स्पिरिट, आत्मा, सोल, एंड प्रकृति मैटर. ठीक है, मैटर, ये जो आसपास का मैटर है ये सारा प्रकृति है, नेचुरल इन्वायरमेंट ये सारे. तो क्या कह रहे हो, सांख्य बोलते हैं कि ये दोनों क्या है, इंडिपेंडेंट है. ठीक है, क्योंकि ट्रू नॉलेज की बात हो रही है ना. अगर ये डिपेंडेंट होते तो ये तो भगवान को भी मानते हैं, लेकिन ये भगवान को नहीं मान रहे, तो मतलब पुरुष और प्रकृति क्या है, अलग अलग है, लेकिन ये परमानेंट है. ठीक है, परमानेंट है लेकिन अलग अलग है. ये कौन कहता है, आपके कपिल सर कहते हैं, जिन्होंने सांख्य फिलोसफी दी है. अब देख लीजिए एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ सांख्य फिलोसफी. इनके अकॉर्डिंग क्या क्या, स्पिरिट सोशल नेसेसिटी, मतलब स्पिरिट का सोशल सोसाइटी में होना एक नेसेसिटी की तरह कंसिडर किया जाता है. उसके बाद है सोशल जो इंस्टीट्यूशन है ना वो एजुकेशन को मानते हैं. ठीक है, सोशल इंस्टीट्यूशन इज इक्वल टू एजुकेशन, किसके अकॉर्डिंग, सांख्य फिलोसफी के अकॉर्डिंग. प्राइमरी फंक्शन क्या है सांख्य फिलोसफी का, कि भाई मुक्ति. ठीक है, मुक्ति कैसे, और मुक्ति कैसे मिलेगी, ट्रू नॉलेज ऑफ सेल्फ. जब आप लोगों को खुद का ज्ञान होगा तो आप लोगों को मुक्ति मिल जाएगी. ये मुक्ति किसका कॉन्सेप्ट है, सांख्य फिलोसफी का कॉन्सेप्ट है. अकॉर्डिंग टू सांख्य फिलोसफी एजुकेशन का एम होना चाहिए कि भाई सेल्फ रियलाइजेशन हो, साल्वेशन हो. ठीक है, डायनामिक सिटीजन बने, ये सारी चीज़ें क्या है, एजुकेशन का एम होना चाहिए अकॉर्डिंग टू सांख्य फिलोसफी. करिकुलम कैसा होना चाहिए, करिकुलम उसने दो स्टेजेस पे बांटे हैं. चाइल्डहुड के लिए कैसा करिकुलम होना चाहिए और डेवलप्ड स्टेज के लिए कैसा करिकुलम होना चाहिए. तो देखिए चाइल्डहुड के लिए उन्होंने बोला कि भाई ऐसी नॉलेज हो जो सेंसेस को इन्हांस करे. अब देखो मैंने ऊपर बताया था ना सांख्य फिलोसफी का कि वो गॉड के एक्सिस्टेंस को नहीं मानते क्योंकि वो गॉड को देख नहीं सकते, है ना. तो ये क्या है, इनका करिकुलम ऐसा होना चाहिए जो सेंसेस को इन्हांस करे. मैथ्स, लैंग्वेज, लॉजिक, ये सारी चीज़ें बच्चे को बचपन में ही सिखा देनी चाहिए, ये सांख्य फिलोसफी बोलती है. जब बड़े हो जाते हैं तब कैसे एजुकेशन या करिकुलम होना चाहिए, अब इजी पढ़ ले, अब थोड़े डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, आर्ट्स, ये सारी चीज़ें. ओके, तो चाइल्डहुड पे और डेवलप्ड स्टेज पे उनके ये तर्क है करिकुलम को लेकर. अकॉर्डिंग टू सांख्य फिलोसफी मेथड्स ऑफ टीचिंग कैसे होने चाहिए, भाई देखिए डायलॉग बेस्ड होने चाहिए. ठीक है, ऑब्जर्वेशन बेस्ड होना चाहिए, लेक्चर होना चाहिए, एक्सपेरिमेंटल बेस्ड होना चाहिए. सारी चीज़ें इन्होंने लर्निंग बाय डूइंग वाली चीज़ें बताई हैं सांख्य फिलोसफी ने. नेक्स्ट देखिए, ओके, 5 मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज. अकॉर्डिंग टू 5 मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज देखिए, फर्स्ट इज परसेप्शन. परसेप्शन मतलब वही सेंसेस के थ्रू. ठीक है, जिसे आप डायरेक्टली टच कर सकते हैं, परसीव कर सकते हैं. प्रोजेक्ट मेथड हो गया या फिर ह्यूरिस्टिक मेथड हो गया, ये सारी चीज़ें क्या आएंगी, परसेप्शन में फॉल करेंगी. नेक्स्ट है इन्फरेंस. इन्फरेंस क्या है कि भाई आपके पास कोई प्रीवियस नॉलेज है या एक्सपीरियंस है, उससे आप जो कंक्लूजन पे जाते हैं, ठीक है, कि मैं ये अनुमान लगाता हूँ ऐसा हो सकता है, इन्फरेंस करना. ठीक है, मीन्स ड्राइंग कंक्लूजन फ्रॉम सम प्रीवियस नॉलेज ऑफ एक्सपीरियंस. नेक्स्ट है कंपैरिजन मेथड. कंपैरिजन मेथड देखो सबसे इम्पोर्टेंट मेथड होता है एक लर्निंग
एस्पेक्ट में। जब भी हमारे जजमेंट होते हैं कि भाई अच्छा है, बुरा है, गलत है, सही, ये सब कब आता है? जब हम कंपेयर करते हैं। वर्बल टेस्टिमनी मेथड, ये क्या है? आप लोग सुनते हैं, ठीक है, और जब दूसरा कोई बात बोलता है तो उसको सुनते हैं, और अगर आपको वो बात अच्छी लगती है तो आप उसको एज अ ट्रुथ कंसिडर करते हैं। तो वर्बल मतलब कि सुनी सुनाई वाली बातें। उसके बाद है वर्ड मेथड, ठीक है। वर्ड मेथड क्या आता है कि जब जब हम कहते हैं कि भाई वेदास में ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं, है ना, अथॉरिटेटिव, हमने पढ़ा था कि किसी अथॉरिटी से आई ये सारी चीज़ें, तो क्या है, जैसे कि किसी ने भगवत गीता लिखी है, तो वो सारी चीज़ें क्या है? वर्ड मेथड है। हम उनसे पढ़ते हैं और अपनी नॉलेज में उसको इनकलकेट करते हैं, ठीक है। तो इसमें जैसे आपने टेक्स्ट बुक से पढ़ लिया, या फिर किसी मीडिया से आपने कुछ देख लिया, ओके, वेदास से आपने कुछ पढ़ लिया, ये सारी चीज़ें, ये है आप लोगों का कि 5 मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज अकॉर्डिंग टू सांख्य फिलोसफी। अकॉर्डिंग टू सांख्य फिलोसफी डिसिप्लिन कैसा होना चाहिए? देखो, डिसिप्लिन कैसा होना चाहिए जो कि थोड़ा योगा फिलोसफी से रिलेटेड हो। योगा फिलोसफी में क्या है? यम और नियम, दो प्रिंसिपल्स बताए गए हैं। यम एंड नियम आर द फर्स्ट टू प्रिंसिपल्स। और उसके बाद आता है स्पीकिंग ट्रूथ, ठीक है, सच बोलो, अहिंसा के मार्ग को अपनाओ, ठीक है, या फिर ब्रह्मचार्य अपनाओ। ये सारी चीजें आप लोगों की क्या है? उस शिक्षक ने, उस लर्नर को ये सारी चीजें होनी चाहिए। जो भी सांख्य फिलोसफी को अपनाता है वो बहुत ही ब्रह्मचार्य वाला होना चाहिए, और सच बोलता है वैसा होना चाहिए। नम और यम और नियम, इन दोनों को फॉलो करना चाहिए। नियम क्या होता है? नियम होता है ऑब्जर्वेंस ऑफ 5 प्रिंसिपल्स को हम नियम बोलते हैं ना। जैसे कि सेल्फ स्टडी करे, कंटेंटमेंट रहे, सरेंडर ऑफ एवरीथिंग टू गॉड, ठीक है, फिनांस, क्लीनलीनेस, ये सारी चीजें क्या है? नियम में आती है। अगर बच्चा इस नियम को फॉलो कर रहा है तभी वो सांख्य फिलोसफी के अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छा कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट है आप लोगों का टीचर कैसा होना चाहिए। कि देखिए, टीचर का रोल कैसा होना चाहिए? बहुत ही रिलायबल होना चाहिए, ठीक है। एक आइडियल, उसका आइडियल पर्सन होना चाहिए, कि ऐसा टीचर हो कि बच्चे यही बोले कि मेरे तो ये आइडियल है, ठीक है, आइडियल नॉलेज हो। और उनको प्रकृति, जैसे ऊपर बताया मैंने, मैटर, और पुरुष जो स्पिरिट, ठीक है, इनकी एक थोरो नॉलेज होनी चाहिए कि भाई मैटर और प्रकृति में क्या रिलेशनशिप है, ये उस टीचर को पता होना चाहिए। जो टीचर है वो कैपेबल होना चाहिए परफेक्ट नॉलेज को इम्पार्ट करने में बच्चे पे, ठीक है, बच्चे को एक परफेक्ट नॉलेज देने में। और जो बच्चे की क्यूरियोसिटी है ना, क्यूरियोसिटी को वो बच्चा जो टीचर सेटिस्फाई कर सके, ये टीचर के रोल है अकॉर्डिंग टू सांख्य फिलोसफी। अब आ जाते हैं वेदांता फिलोसफी पे। देखिए, वेदांता क्या है? एंड ऑफ वेदास, ठीक है, वेद अंत है ना, वेद अंत, तो एंड ऑफ वेदास है। वेदांता बेसिकली, वेदांता की 3 सब स्कूल्स है। एक है आप लोगों का अद्वैत वेदांत, दूसरा है विशिष्ट वेदांत, और लास्ट है द्वैत, ठीक है। तो अद्वैत वेदांत आदिशंकर ने दिया है, और ये बोलते हैं कि जो ब्रह्मा है ना वही रियलिटी है, ठीक है। तो वेदांता में जो उनका सब सेक्ट है, सब स्कूल है अद्वैत वेदांत, वो बोलते हैं कि सिर्फ ब्रह्मा, अद्वैत मतलब दो नहीं है, ठीक है। अद्वैत, समझ आ रही है हिंदी, कि दो नहीं है, मतलब एक ही है। तो एक कौन है अकॉर्डिंग टू अद्वैत वेदांता? मतलब आदिशंकर के अकॉर्डिंग वो है ब्रह्मा, ठीक है। चलिए, दूसरा है विशिष्ट वेदांत। विशिष्ट वेदांत मतलब नाम से पता चल रहा है, विच इज वेरी स्पेशल। तो ये रामानुज ने दी है, ठीक है, याद रखना। अद्वैत वेदांत आदिशंकर, विशिष्ट वेदांत रामानुज, ठीक है। तो रामानुज ने दी है, और इनके अकॉर्डिंग जो क्रिएटिव पावर ऑफ गॉड है ना, वो कौन है? माया, ठीक है। वो कंसिडर करते हैं कि जो क्रिएट हुआ है ये पूरा वर्ल्ड, वो गॉड की एक पावर है जिसे वो माया कंसिडर करते हैं, ठीक है। जीवात्मा, जीवात्मा को वो कंसिडर करते हैं पार्ट ऑफ ब्रह्मा। और वो कहते हैं कि ये जो जीवात्मा है ना, वो सिमिलर है लेकिन आइडेंटिकल नहीं है, ठीक है। मतलब कुछ ना कुछ ब्रह्मा की जैसे ही है ये जीवात्मा, लेकिन बिल्कुल ब्रह्मा नहीं है। तो ये कौन है? विशिष्ट वेदा, विशिष्ट द्वैत, विशिष्ट द्वैत, हाँ, और ये रामानुज सर ने बोला है, ठीक है। फिर है द्वैता, नाम से पता चल रहा है द्वैता मतलब दो, तो दो चीजों की यहाँ बात की, और ये द्वैता किसने दी है? द्वैता फिलोसफी दी है माधव ने, ठीक है। आप लोगों की अद्वैत आदिशंकर, विशिष्ट द्वैत रामानुज, एंड द्वैत माधव। और इनके अकॉर्डिंग जो दो पावर है वो है गॉड और ब्रह्मा, ठीक है।
भक्ति को ये कहते हैं कि ये एक रूट है मोक्ष का, मोक्ष प्राप्ति का रूट भक्ति को बोला गया है, माधव ने बोला है। और ये माया कॉन्सेप्ट को बिल्कुल ही डिनाई करते हैं, ठीक है, माया कॉन्सेप्ट को बिल्कुल डिनाई करते हैं माधव सर। चलिए ये हो गया। तो ये थी आपकी सांख्य और वेदांता फिलोसफी, ठीक है। अब आ जाते हैं वेस्टर्न फिलोसफी पे। तो वेस्टर्न फिलोसफी में आपकी चार दी गई है, नेचुरलिज्म है, आइडियलिज्म है, प्रैग्मेटिज्म है एंड एग्जिस्टेंस एग्जिस्टेंशियलिज्म है, ठीक है, एग्जिस्टेंस बेस्ड जो होती है। तो देख लेते हैं। तो जो आप लोग की एग्जिस्टेंशियलिज्म फिलोसफी है वो यंगेस्ट फिलोसफी कंसिडर की जाती है, बहुत ही न्यूली फिलोसफी है। जॉन पॉल सार्त्रे सर ने ये एग्जिस्टेंशियलिज्म फिलोसफी दी है, जॉन पॉल सार्त्रे, ठीक है। एमसीक्यू में ऐसे ही क्वेश्चंस बनेंगे, अगर फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन बने तो। साइकोलॉजिकल बेस्ड क्वेश्चंस बने तो बहुत इजी होंगे, सब कर लेंगे उसको, ठीक है। जॉन पॉल सार्त्रे सर ने ये एग्जिस्टेंशियलिज्म फिलोसफी दी है। और फंडामेंटल प्रिंसिपल्स देख लो इस फिलोसफी के, क्या है कि कोई रेडीमेड आंसर नहीं होना चाहिए, ठीक है, कुछ भी रेडीमेड नहीं होना चाहिए। खुद जनरेट करो, खुद आइडियाज बनाओ, खुद अपने फॉर्मूलेज डिजाइन करो और वो आप लोगों का एक आंसर होना चाहिए। आदमी हर चीज करने के लिए बिल्कुल ही फ्री है, ये कहता है आपका एग्जिस्टेंशियलिज्म फिलोसफी। इसने क्या बोला है, एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स एसेंस, मतलब कि आप लोगों के एसेंस से पहले एग्जिस्टेंस आता है, ठीक है। आप लोग किसी चीज को एसेंस उसकी फील लेते हैं ना, फील से पहले क्या है, वो ऑलरेडी वहाँ पे प्रेजेंट है। तो एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स एसेंस। इंडिविजुअल अलोन इज रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। अगर पहली लाइन में क्या बोल रहे हैं, नो रेडीमेड आंसर, तो सीधी सी बात है, हर कोई इंसान अपने हिसाब से जनरेट करेगा, तो उस जो वो आंसर जनरेट करेगा उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल खुद होगा, कोई अनदर पर्सन रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। तो ये चार फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं आपके एग्जिस्टेंशियलिज्म फिलोसफी के। रेडीमेड आंसर नहीं होना चाहिए, आदमी फ्री है, एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स एसेंस और इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल रहेगा, ठीक है। एजुकेशनल इम्प्लीकेशन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू एग्जिस्टेंशियलिज्म प्राइमरी एम क्या होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, मेकिंग ऑफ अ ह्यूमन पर्सन एज वन हु लिव्स एंड मेक्स डिसीजंस अबाउट व्हाट ही विल डू एंड बी। वो ऐसा बंदा बन सके पढ़ के कि वो अपने हिसाब से डिसीजन ले, या उसको इतनी समझ होनी चाहिए कि मैं ये डिसीजन मुझे क्यों लेना चाहिए, या फिर ऐसा डिसीजन लेने से मुझे क्या बेनिफिट होगा। तो ये जो कैपेबिलिटी है ना, ये एक प्राइमरी एम होना चाहिए किसी भी एजुकेशन का, जो एग्जिस्टेंशियलिज्म फिलोसफी कहती है। पढ़ लेना पॉज करके वीडियो को। नेक्स्ट है स्कूल कैसा होना चाहिए। स्कूल ऐसा होना चाहिए जहाँ पे इनकरेजमेंट की बात हो, है ना, क्योंकि मैंने क्या बोला, रेडीमेड आंसर नहीं होना चाहिए, यानी कि उस बच्चे को इनकरेज करो कि आप खुद का कोई आंसर बनाए। तो क्या है, इंडिविजुअल फाइंड सिक्योरिटी, उसको इतनी सिक्योरिटी हो, इतनी आज़ादी हो कि वो कुछ भी एक्सपेरिमेंट कर सके, और इनकरेजमेंट वाला माहौल आप लोगों के स्कूल में होना चाहिए। टीचर्स कैसे होने चाहिए, अब वो रेडीमेड आंसर को तो प्रमोट करेंगे नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है टीचर भी कैसा होना चाहिए, ओरिजिनलिटी से भरपूर होना चाहिए, क्रिएटिविटी वाला होना चाहिए और बहुत ही एक्टिव होना चाहिए, ठीक है। बस थ्योरी थ्योरी पढ़ाकर कुछ नहीं होता, उसको इतना एक्टिव और इतना क्रिएटिव होना चाहिए कि बच्चा, अगर मैडम ने एक सॉल्यूशन दिया है तो बच्चा इतना एक्टिव बन जाए कि बच्चे सामने से 2 या 3 सॉल्यूशन मैम को बता दे, ठीक है। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होनी चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू एग्जिस्टेंशियलिज्म फिलोसफी। करिकुलम कैसा होना चाहिए, करिकुलम होना चाहिए बॉन्डिंग ऑफ टू, साइंस भी होने चाहिए, ह्यूमैनिटीज भी होनी चाहिए, ठीक है। साइंस और ह्यूमन, जैसे अभी हमारी ये नई पॉलिसी आई एजुकेशन की, इसमें कितनी फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है ना, कि बच्चा 11th-12th में जाके क्या है, मैथ साइंस और फिर पोल साइंस भी ले सकता है, ठीक है, साइकोलॉजी भी ले सकता है। तो क्या है, मिक्सिंग हो रही है दो दो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम्स की, है ना। उससे क्या है, डाइवर्सिटी ऑफ ओपिनियंस जनरेट होते हैं। तो वही ये जो आज हम देखने को जो हम देख रहे हैं वो एग्जिस्टेंशियलिज्म फिलोसफी में कब से है, कि साइंस और ह्यूमैनिटीज को साथ साथ पढ़ाया जाए, ठीक है। तो ये है आप लोगों का अकॉर्डिंग टू एग्जिस्टेंशियलिज्म फिलोसफी की एम कैसा होना चाहिए, स्कूल कैसा होना चाहिए, टीचर कैसे होने चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड हो या ना हो, करिकुलम कैसा होना चाहिए, ठीक है। तो एग्जाम में भी यही आएगा, अकॉर्डिंग टू एग्जिस्टेंशियलिज्म फिलोसफी टीचर कैसा होना चाहिए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म करिकुलम कैसा होना चाहिए। तो एग्जिस्टेंशियलिज्म आप लोगों का अच्छे से डिफाइन नहीं था, तो ये मैंने लिख दिया। और ये आप प्लीज वीडियो पॉज करके यहाँ पे देख लेना
कि नेचुरलिज्म के अकॉर्डिंग प्रिंसिपल क्या होने चाहिए, करिकुलम क्या होना चाहिए, ठीक है, आइडियलिज्म के अकॉर्डिंग, प्रैग्मेटिज्म के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें क्या होनी चाहिए, ये आप पढ़ोगे ना तो इजीली समझ जाओगे। मैं भी सेम वही बात बताऊंगी जो यहाँ पे बता रही हूँ। सो इट्स बेटर कि आप वीडियो पॉज करें और यहाँ पे पढ़ें, ठीक है। चलिए, हमारी यूनिट 2 भी खत्म हो गई है, हमने ये सारा कर लिया। आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म एंड एग्जिस्टेंशियलिज्म हमारा हो गया था। ये लास्ट टॉपिक था आपका यूनिट 2 का। यूनिट 3 है बेसिकली करिकुलम को लेकर है ना। चलिए यूनिट 3 में नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगी, और स्पीड आप लोग ज़्यादा करके पूरा देख सकते हैं। यूनिट 2 हमारा हो चुका है कंप्लीट। तो पेपर 1 नॉलेज एंड करिकुलम की वी हैव डन विद 2 यूनिट्स, यूनिट 1 एंड यूनिट 2। और नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट 3 के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप 2x की स्पीड में जैसा भी आपको कन्वीनियंट हो देख लीजिए। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्जाम।